हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं उनको, साथ ही जो एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पूरी डाइजेशन की प्रोसेस को, फिजियोलॉजी को पॉइंट वाइज समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो भी क्वेश्चंस हैं वीडियो के लास्ट में सॉल्व करवाएंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें जिससे डाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए वो आपसे मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, होलोजैक न्यूट्रिशन है और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारी 4-5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे कि पहला जो स्टेप होता है वो है आपका फूड। तो फूड आपको पता ही है, सॉलिड लिया जाता है। दूसरा स्टेप होता है आपका फीडिंग, यानी कि इंजेक्शन बॉडी के अंदर कैसे जाता है। तो बॉडी के अंदर बाई माउथ, जहां इसको चबाया जाता है, एंड टंग से इसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है, ये प्रोसेस है। तीसरा है डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डाइजेशन कैसे होता है तो उस चीज़ को समझना है, डाइजेशन होता क्यों है वो चीज़ समझनी है। तो डाइजेशन सिंपल है कि हम लोग मल्टी सेलर एनिमल्स हैं और हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हर सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए न्यूट्रिशन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। इसलिए डाइजेशन में जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उन सबको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि सेल उनको रिसीव कर सके, इस फॉर्म में कि सेल उन्हें रिसीव कर ले। तो जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, जितने भी नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस हैं उनको डिफ्यूजेबल कंटेंट में तोड़ना, और जितना भी सॉलिड कंटेंट है उन सॉलिड को मोस्ट ऑफ देम तोड़कर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, और जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल में सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेना ताकि सेल उनको रिसीव कर सके। तो सिंपली ये दो चीज़ें समझ लीजिए कि लार्ज कंटेंट और एक कॉम्प्लेक्स। सो द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल एंड सिंपल पार्टिकल्स। द कन्वर्जन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल एंड सिंपल पार्टिकल्स कॉल्ड एज डाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है। और ये डाइजेशन होता कैसे है? तो ये डाइजेशन होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनके थ्रू ये डाइजेशन कंप्लीट होता है। एंजाइम्स के बगैर ये कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग जो क्वेश्चन समझते हैं उसमें जो है इस डायग्राम से बहुत सवाल बनते हैं। इस डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है, तो इस डायग्राम की लेबलिंग की एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये माउथ कैविटी है और ये नीचे इसमें टंग है, तो ये टंग हो गई टंग, और ये जहाँ खुल रही है ये एरो, दिस इज कॉल्ड एज माउथ बकल कैविटी। यहाँ से एक पाइप जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, दिस पाइप इज कॉल्ड एज इसोफेगस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द पार्ट विच सेपरेट द thoracic cavity टू द एब्डोमेन, तो इसको कहते हैं डायफ्राम। यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टमक। यहाँ छोटा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थैली जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज गैलब्लैडर, जहाँ बाइल स्टोर होता है। और ये ब्राउन कलर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं लिवर। और ये इससे गैलब्लैडर से जुड़ी हुई जो दी गई है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, ये आकर यहाँ पर इंटेस्टाइन में जुड़ी हुई है, इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से। साथ ही साथ ये ब्राउन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है पत्ती जैसा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो इन दोनों के जूसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। अभी लेक्चर में हम इसको समझाएंगे कैसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी कॉइल्ड ट्यूब भरी हुई है अंदर, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद यहाँ पर ये यू आकार का ये दिखाया है स्ट्रक्चर, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन करके इसको लिखा है। हालांकि इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, ये सीकम है, ये कोलन है पूरा, और ये रेक्टम है लास्ट वाला पार्ट। ये छोटी सी स्ट्रक्चर इससे लटकी हुई दिख रही है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, बोरिंग फॉर अपेंडिक्स।
इसके बाद यहाँ पर रेक्टम जिस चीज़ से खुलता है बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एनस। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल यानी फूड पाइप, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ होती हैं वो सारी चीज़ बता देंगे अभी हम। पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये माउथ से शुरू होती है, ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। ये माउथ से शुरू होती है, माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में आपको मिल जाएंगे टीथ, प्लस मिल जाएगी टंग। बक्कल कैविटी जो है खुलती है फेरिंग्स में, इसी फेरिंग्स में आपकी नाक भी खुलती है, कान भी खुलते हैं। फेरिंग्स खुलती है आपकी ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन खुलती है एनस के थ्रू बाहर। ये फ्लो डायग्राम याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। माउथ टू बकल कैविटी, बकल कैविटी टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप, फूड पाइप खुलता है स्टमक में, स्टमक खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन खुलती है एनस के थ्रू बाहर, आउटसाइड। तो जो भी खाना आता है बाहर से माउथ के थ्रू इस पूरे पैसेज से होता हुआ बाहर आता है, और इस पूरी प्रोसेस में जितना भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंटेंट है वो स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि प्लांट्स वो ताकि एनिमल सेल्स जो है उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, और उससे अपना यूटिलाइजेशन करके उसको अपने शरीर में कंज्यूम कर सकें मेटाबॉलिज्म में। इसमें एक छोटी एक्टिविटी दी गई है, छोटा समझ लें, बहुत जरा सा है, इजीली समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 5.3 है, जिसमें ये कहा गया कि दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ए, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं बी, और दोनों में स्टार्च भर देते हैं। स्टार्च भरने के बाद टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा डालते हैं और टेस्ट ट्यूब बी को ऐसा रख देते हैं। दोनों को एक साथ रखने पर कुछ समय बाद हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा वो पूछा गया है। तो सिंपली सी बात है कि जो स्टार्च है अगर उसको आयोडीन के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये ब्लू और ब्लैक कलर डार्क देता है। अब सवाल ये है कि इसमें स्टार्च किस में रहेगा, तो जो सलाइवा है ये कन्वर्ट कर देती है स्टार्च को सिंपल शुगर में, तो यहाँ पर स्टार्च रहा ही नहीं, तो ये टेस्ट देगा नहीं, यानी टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में कलर आएगा। अब आती है बात इस डायग्राम को समझने की, इस डायग्राम को समझ लें अच्छे से, सिंपल डायग्राम है, इजीली समझ में आ जाएगा। टंग, माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पाइप है। इस पाइप को आपने अभी बताया हमने कि माउथ है, माउथ से लेकर एनस तक इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये माउथ यहाँ पर जो माउथ है डायसन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो माउथ है डायसन यहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से ही डायसन स्टार्ट होगा। और माउथ में क्या चीज़ होती है, तो इसमें एक लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि माउथ फिल विद वाटर एज वी सॉ फूड। तो व्हाट इज वाटर, ये माउथ वाटर कुछ नहीं है बल्कि एक सलाइवा है, और सलाइवा में ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम डाइजेशन का स्टार्ट मानते हैं, तो सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को खाने के साथ जो स्टार्च आ रहा है इस स्टार्च को ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में केवल इतनी डाइजेशन होगा, और किस कंटेंट का डाइजेशन होगा, स्टार्च का। और स्टार्च क्या है, व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है दूसरी स्टेप, ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती,
ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती और ना ही कोई डाइजेशन यहाँ पर होता है। ये केवल एक कंडक्शन का वे है, यहाँ से खाना यहाँ स्टमक तक पहुँचाने का। इसमें जो इंटेस्टाइन और जो भी इतना पार्ट है इन सब में मसल्स होती हैं और ये मसल्स जो है एक पर्टिकुलर रिदमिक मूवमेंट करती हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की वजह से खाना मुंह से नीचे की तरफ पुश किया जाता है और पुश करने की वजह से ये खाना माउथ कैविटी से होता हुआ स्टमक में चला आता है। दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। दैट इज ए रिदमिक contraction and relaxation of the intestinal wall. Intestinal wall have muscles which do that. After that, पेरिस्टालसिस के बाद खाना आता है स्टमक में। यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। अब स्टमक क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक किस किस चीज़ का डाइजेशन होगा, क्या क्या होगा। डाइजेशन में स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरीके की चीज़ों को सीक्रेट करती हैं। 3 तरीके की चीज़ों को सीक्रेट करती हैं। नंबर 1 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है जिससे जो है डाइजेशन का जो मीडियम होता है इसकी वजह से एसिडिक। दूसरा है इसमें निकलने वाला एंजाइम जिसको नाम बोलते हैं पेप्सिन। और तीसरी चीज है म्यूकस। ये 3 चीजें आपके स्टमक में निकलती हैं, हर एक का पर्टिकुलर रोल है, उस रोल को समझ लीजिए। HCl का काम है जितना भी डाइजेशन हो रहा है उसके मीडियम को एसिडिक बनाना, जितने भी जम्स वगैरह आए इसके साथ उनको ख़त्म करना और साथ ही साथ पेप्सिन को एक्टिवेट करना। अब आता है दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स या पेप्टॉन में तोड़ना, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है। म्यूकस, म्यूकस की क्या नीड है, म्यूकस की नीड यहाँ पर ये है कि जो HCl भरा हुआ है इस जगह पर, ये जो HCl भरा हुआ है ये इंटेस्टाइनल वॉल जो प्रोटीन की बनी होती है उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, उसको गला देगा, उसमें भी घाव कर देगा। तो इसके साथ यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं एक म्यूकस को सीक्रेट करके, ताकि HCl जो है जो डाइजेस्टिव जूस है इसका वो इस पर एक्ट ना कर पाए, इस पर एक्ट ना कर पाए और हमारा स्टमक सुरक्षित बना रहे। इन केस अगर जो है म्यूकस कम हो जाता है तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में जो कि हमने फ्लो डायग्राम से समझा दिया था। स्टमक जो होता है इस स्टमक में डाइजेशन कैसे होगा, तो स्टमक का डाइजेशन हमने समझा दिया। पेप्सिन वर्क करेगा, केवल इसमें यही एंजाइम है जो प्रोटीन पे वर्क करेगा और प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टॉन में या स्मॉल पेप्टाइड्स में या स्मॉल पेप्टाइड्स में। अब आते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं 1-2। पहला ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से जुड़ी होती है, इसके बीच में एक स्फंक्टर होता है जिसके थ्रू यहाँ पर जितना भी फूड है वो कंडक्ट होता है, आगे आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि शाकाहारी, उनकी लॉन्ग होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मांसाहारी होते हैं यानी कार्निवोर्स, उनकी इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी की नीड होती है, लेकिन इनकी लॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि उनके सेलुलर डाइजेशन के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है क्योंकि वो पत्तियां वगैरह खाते हैं। एक तो ये। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो जगह है जिसमें एक तरफ तो पैंक्रियाज खुलता है और दूसरा इसमें खुलता है आपका बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आता है, बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आता है। और ये बाइल डक्ट से कहाँ से आता है,
ये एक्चुअल में बाइल को प्रोड्यूस करने वाला है लिवर, लिवर ही बाइल को प्रोड्यूस करता है। पहले ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा, लिवर से बाइल जो होता है वो गैल ब्लैडर में आता है, गैल ब्लैडर में, जहाँ उसका कंसंट्रेशन होता है बाइल साल्ट्स वगैरह जो होते हैं, ताकि वो जितना भी फूड के साथ फैट आया उसको कंटेंट को ईजिली जो है माइक्रो ग्लोब्यूल्स में तोड़ सकें, जो ग्लोबुलर उनकी फैट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ सकें। तो ये काम केवल बाइल डक्ट करता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। पैंक्रियाज में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। साथ ही साथ खुद की इंटेस्टाइन भी सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर वो सारे एंजाइम होते हैं जितने भी लार्ज पोर्शंस या लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए। हमारे पास लार्ज क्या क्या है वो समझ लीजिए। खाने के साथ हमारे पास आती है प्रोटीन, जिसकी यूनिट होती है अमीनो एसिड। दूसरे आते हैं हमारे पास फैट, जिनकी यूनिट होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तीसरी चीज आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ा जाता है लाइक ग्लूकोज। तो इन तीनों चीज़ों का कन्वर्जन, इन तीनों चीज़ों का कन्वर्जन इनमें होना, दैट इज डाइजेशन। और ये सारी प्रोसेस जो होती है ये हमारी इंटेस्टाइन में शुरू होती है। प्रोटीन को पार्टली तोड़ा जा चुका है स्टमक में, लेकिन अब इसके बाद जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। पेरिस्टाल्सिस को आप समझ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाइल आएगा वो वाइल जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ताकि वो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए और जितना भी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो उनके साथ घुल जाए। जो इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जैसा कि बताया प्रोटीन को तोड़ेंगे, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला जो जूस होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ट्रिप्सिन कहाँ है और पेप्सिन कहाँ है। तो ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियास में है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास में है, और जो पेप्सिन है वो स्टमक में है। अब तीसरी चीज़ है जो यहाँ पूछी जाती है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस का काम है जितनी प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना, और जितने भी लिपिड्स हैं, लिपिड्स या कहें फैट, उन सबको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। सिंपल है ये। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसमें एनल स्फिंक्टर, ये कुछ सवाल बनता है इससे, सवाल अभी हम करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनल स्फिंक्टर जो होता है उसके थ्रू डिफिकेशन का काम किया जाता है, यानी जितना भी फीकल मटेरियल है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाता है, और उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करने वाला एनल स्फिंक्टर है जो पाया जाता है एनस में। सिंपली यहाँ तक आपका डाइजेशन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी हम आपको करवाते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोग जो है वीडियो में बने रहें ताकि आपके क्वेश्चंस को ईजिली आप समझ पाएँ। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, तो इसमें एनएस भी दिया गया है और एनल स्फिंक्टर भी दिया गया है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़ा करके देख लीजिए इसको। इसका आंसर जो है एनल स्फिंक्टर है, ये याद रखना। दूसरा आता है व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। अब ये राइस वाटर क्या है, राइस वाटर, राइस मींस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेंट। इसका फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च, इसका आंसर होगा स्टार्च। तीसरा है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड, तो अभी हमने समझाया, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको समझाया था कि जितना डाइजेशन होता है वो होता है, साथ ही साथ इसमें एक काम और होता है, वो है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है उसकी वॉल में छोटे छोटे इस तरीके से उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं दोनों तरफ, जो इसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देते हैं, और इनको बोलते हैं विलाई। और ये विलाई होती है, इन विलाई से ही एब्जॉर्प्शन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तो इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, तो आंसर होगा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी एमाइलेज लैकिंग इन द सैलिवा। जैसे कि बताया था सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो सैलिवा में पाया जाता है। काम क्या है इसका, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना। तो ये याद रखना, कोई भी फूड एब्जॉर्ब, कोई भी फूड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, केवल कार्ब्स का। और कार्बोहाइड्रेट्स में किस चीज़ का, स्टार्च जो है वो टूटता है शुगर्स में। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स। तो क्या चीज़ अफेक्ट होगी, अगर सैलिवा नहीं, सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज नहीं होगा तो ये चीज़ अफेक्ट होगी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। अच्छा, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझाया था कि फूड आपके जो होते हैं वो 3 तरीके की, जैसे बताया था जीप। व्हाट इज जीप, जीप फॉर ग्रोथ प्लस रिपेयर, E for energy and P for protection from diseases, protection from diseases। इसमें हमने आपको बताए थे जितना भी ह्यूमन फूड है उसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं अभी समझ ले, 1 सेकंड का है बस, इजीली समझ में आ जाएगा। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है मिनरल, 5वां विटामिन और 6वां वाटर। ये 6, ये याद रखना, भूलना नहीं कभी भी। ये जो कार्बोहाइड्रेट फैट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट फैट है, कार्बोहाइड्रेट फैट जो होते हैं वो एनर्जी यील्डिंग होते हैं, तो ये एनर्जी से रिलेटेड हो गए। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन इसका काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयर, तो ये इसका हो गया। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज जो होती है वो रिलेटेड है इन 3 कंटेंट से, दैट इज मिनरल, विटामिन एंड वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी फूड, इससे रिलेटेड कोई भी अगर सिमिलर क्वेश्चन भी आएगा तो इन 6 चीज़ों में से आप सही तरीके से समझ लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी फूड्स, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट फैट है, प्रोटीन मिनरल्स है, विटामिन मिनरल्स है, वाटर फेज है, तो इसमें सिंपल सी बात है एनर्जी फूड कौन से है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सिंपल। नेक्स्ट, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज। अब देखिए फिर से सवाल आया, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होंगे कि ये ट्रिप्सिन कहाँ आ गया, ये पेप्सिन कहाँ, ये दोनों सिमिलर आंसर दे रखे हैं। नहीं, पेप्सिन जो होता है वो पाया जाता है स्टमक में, ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेंक्रियाज में। और ये सवाल किसका कर रहे हैं, अगर ये पेंक्रियाज का आता तो अलग बात थी, ट्रिप्सिन वहाँ पर है, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, जो कि स्टमक में रिलीज होती, स्टमक में है और स्टमक से रिलीज होती है। तो इसमें म्यूकस एंड पेप्सिन इसका सही आंसर है, कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन द माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। जैसा कि बताया सलाइवा किसको कन्वर्ट करती है, स्टार्च एंड सिंपल शुगर्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन, इज सिंपल, सेम क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में जितना भी कंटेंट पढ़ाया गया आप लोग जो इजीली इसको पढ़ लें। मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसको आप जो है फास्ट करके पढ़ लेना। एंड तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है पेपर पर्पज से तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके वो जरूर सॉल्व कर लें। सारे बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं वो जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटेगा नहीं। थैंक यू।